वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ वेव्स को स्टडी किया था ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव करेक्टरिस्टिक्स। आइए हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेव करेक्टरिस्टिक्स। जी, तो वेव करेक्टरिस्टिक्स को हमने आज स्टडी करना है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लेट्स से कि मेरे पास एक पार्टिकल मौजूद है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है मीडियम का, और यहाँ से जो है वो कोई वेव मूव करके आ रही है ऐसे ऐसे। तो जब ये वेव इस पार्टिकल में से पास होगी, या इसको थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं हम, जब ये वेव इस पार्टिकल में से पास होगी तो क्या होगा? अगर आप देखें तो इस वेव की जो नेचर है, अगर आप देखें तो इस वेव की नेचर जो है वो ट्रांसवर्स नेचर है, यानी कि अप एंड डाउन ऑसिलेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर अप एंड डाउन ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं तो जिस वक्त ये वेव जो कि एक वेव है, ये अब इस बेसिकली इस पॉइंट में से पास होगी तो हमारा ये पॉइंट क्या करेगा? अप एंड डाउन जो है वो मोशन करेगा इस तरह से। पहले ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, देन वापस मेन पोजीशन पे, एंड इस तरह से ये क्या करेगा? एक कंप्लीट साइकिल प्रोड्यूस करेगा। ये जो इसकी कंप्लीट साइकिल है, कंप्लीट मोशन है, इस कंप्लीट मोशन को हम कह सकते हैं वेव साइकिल। ओके, अब जितनी नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड के अंदर, जितनी नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड में इस पार्टिकल में से पास होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। जी, उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक सेकंड के अंदर इस पार्टिकल्स में से जितने वेव साइकिल्स जो हैं वो पास होंगे, उसे हम फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। और एक कंप्लीट वेव साइकिल को इस पॉइंट में से गुजरने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, उसे हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। तो इसी तरह से हम ये सारी टर्म्स जो हैं वो सेपरेटली भी जो है वो क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। टाइम पीरियड। ओके, जिस स्पीड के साथ ये वेव इस पॉइंट पार्टिकल्स में से गुजरेगी, उस स्पीड को हम कहेंगे वेव स्पीड। और इसी को यूज़ करके हम वेव इक्वेशन जो है वो क्या करेंगे? डेराइव करेंगे। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टडी करते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि वेव साइकिल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेव स्पीड क्या होती है। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले वेव साइकिल। ओके, as a wave passes through a point, the point undergoes a cyclic मोशन। तो ये साइक्लिक मोशन जो है वो स्टार्ट कर देता है। और किस तरह से करता है? द पार्टिकल या द पॉइंट फर्स्ट displaces in one direction and then in the other. At last, it returns
to its initial position. This is known as wave cycle. It is represented by capital N, and it has no unit. जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब वेव किसी भी पार्टिकल में से पास होगी या पॉइंट में से पास होगी तो पॉइंट पहले क्या करेगा, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि पॉइंट पहले क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा इस तरह से, देन डाउनवर्ड, देन दूसरी पोजीशन पे और फिर वापस। इस तरह से ये एक कंप्लीट साइक्लिक मोशन जो है वो कंप्लीट करेगा, तो इसको हम कहेंगे वेव साइकिल। ओके, यस, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ तक आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। वेव साइकिल जो है वो उसका कोई यूनिट नहीं होता, उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक सिंपल नंबर होता है, नंबर का कभी भी कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, इसे हम वेव साइकिल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रीक्वेंसी। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ wave cycles passes through a point, passes through a given point in 1 second। एक सेकंड में उस पॉइंट में से जितने वेव साइकिल्स पास होंगे उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से, एंड दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। एक फार्मूला इसका ये है। और दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पर यूनिट टाइम। ऑलराइट, तो ये दो फार्मूले जो हैं वो आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से its unit is हर्ट्स। हम इसका यूनिट जो है वो हर्ट्स रखते हैं और इसे आप पर सेकेंड भी कह सकते हैं। ऑलराइट, तो किसी भी पॉइंट पार्टिकल्स में से या फिर किसी भी पॉइंट में से एक सेकंड के अंदर जितने वेव साइकिल्स जो हैं वो पास होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ तक तो होगी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे टाइम पीरियड को। यस, नेक्स्ट है टाइम पीरियड। ओके, टाइम रिक्वायर्ड by a wave cycle to pass through a given point is known as time period। तो एक वेव साइकिल को पॉइंट में से पास होने के लिए, इस पॉइंट में से पास होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे हम क्या कहेंगे, उस वेव साइकिल का टाइम पीरियड। ऑलराइट, ओके, टाइम पीरियड का फार्मूला आप सबको पता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है।
कि टाइम पीरियड इज़ एक्चुअली अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट जो है, इट्स यूनिट इज़ सेकेंड। इसका यूनिट जो है वो हम सेकेंड लिखते हैं। ऑल राइट, ओके, टाइम पीरियड भी हमने कर लिया। उसके बाद है स्पीड ऑफ द वेव। ओके, नेक्स्ट है स्पीड ऑफ ए वेव। ओके, तो स्पीड का डेफिनेशन आपको ऑलरेडी आती है, द डिस्टेंस कवर्ड by a wave in unit time is known as speed। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। ओके, स्पीड का फार्मूला आप सबको पता है कि स्पीड जो है दैट इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू d बाय टी। ओके, अब ये हमारे पास एक वेव साइकिल है इस तरह से, जिसमें एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है। इसे कंप्लीट वेव साइकिल कहते हैं। इस कंप्लीट वेव साइकिल की जो हमारे पास वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा। अगर एक वेवलेंथ है तो आपको इस बात का पता है कि एक वेवलेंथ का जो साइकिल होता है उसको जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो t होता है, कैपिटल T, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ द वेव साइकिल। ऑल राइट, एक साइकिल है हमारे पास और उस साइकिल की जो वेवलेंथ है हमारे पास लैम्डा है, और इतनी वेवलेंथ होने के लिए जो उसको टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज़ कैपिटल T। ऑल राइट, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में ये जो लैम्डा और T है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों करेंगे? ये देखें ज़रा, यहाँ देखें ज़रा। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना कवर किया हमारे वेव साइकिल ने? लैम्डा। ओके, ऑल राइट, और जो टाइम पीरियड है दैट इज जितना टाइम लगा उसको दैट इज कैपिटल T। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 1 बाय कैपिटल T। तो आपको पता है कि 1 बाय टी जो है, आपको इस बात का पता है कि 1 बाय टी जो है ये फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे 1 बाय टी की जगह फ्रीक्वेंसी पुट कर सकता हूँ। ये बन जाएगा v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ। अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और ये जो इक्वेशन आपके पास बन गई है इस इक्वेशन को हम कहते हैं वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन। अब इसका क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। या तो वो आपसे पूछ सकता है कि आप स्पीड जो है उसको फाइंड आउट करें, किस तरह से स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, या वो कह सकता है कि डिराइव अ वेव इक्वेशन फॉर अ वेव। वेव के लिए आपने क्या करना है, आपने वेव इक्वेशन जो है वो क्या करनी है, डिराइव करनी है। तो फिर आपको ये v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा जो है वो क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। इसमें जो हमारे पास v है, ज़रा यहाँ देखें, इसमें जो हमारे पास ये जो v है दैट इज़ स्पीड। ये क्या है? स्पीड। और ये जो f है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, और ये जो लैम्डा है दैट इज़ वेवलेंथ। ठीक है, तो ये वेव इक्वेशन क्या करती है,
वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को स्पीड के साथ रिलेट करती है, या इस तरह कह लें, या आप ये भी कह सकते हैं कि स्पीड को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ क्या करती है, रिलेट करती है। तो यहाँ तक जो है वो हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स जो हैं उन्हें क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। ऑलराइट, जिसमें हमने वेव साइकिल की डेफिनेशन देखी, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखी, टाइम पीरियड की डेफिनेशन देखी, एंड स्पीड की डेफिनेशन जो है वो हमने देखी, और फिर हमने रिलेशन ड्राइव किया, दैट इज v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जिस तरह आपने डायनामिक्स में आपने न्यूटन्स के लॉस पढ़े थे, उसमें एक बड़ा पॉपुलर लॉ था एफ इज इक्वल्स टू एम में, सेकेंड लॉ, इसी तरह से ये इक्वेशन इस चैप्टर का क्रक्स है, यानी v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा वो इक्वेशन है जिसकी मदद से आप स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन तीनों चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर वेव्स। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है, हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा बेसिकली है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, के वेव्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हो सकती हैं, लेकिन उसे मैं एक कंप्लीट लेक्चर में कंक्लूड करूँगा, उसके लिए हमें पूरा एक लेक्चर चाहिए। अभी के लिए जो है वो मुझसे नेक्स्ट टॉपिक जो है सुनामी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सुनामी जो है दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्टॉर्म दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इनटू द ओशंस। जहाँ जहाँ पे वाटर बॉडीज़ मौजूद हैं, बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ जैसे ओशंस हैं, वहाँ पे ये स्टॉर्म जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये बेसिकली सीरीज़ ऑफ वेव्स, ये ऐसी सीरीज़ ऑफ वेव्स हैं जो कि ओशन की सरफेस पे जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो हम कह सकते हैं सीरीज़ ऑफ वेव्स that is produced on the या आप कह लें कि produced in the ocean due to disturbance अंडर ओशन। यस, पानी के अंदर यानी ओशन के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस हैं, उस डिस्टर्बेंस की वजह से ये सुनामी की जो वेव्स हैं, बड़ी बड़ी लहरें जो हैं वो जो ओशन के अंदर या समुंदर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, सी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, सुनामी का नाम देते हैं। ओके ओके, अब ये तो हो गया डिस्टर्बेंस। तो आपने एक बात याद रखनी है, वो ये है कि सुनामी जो है, ये आई थिंक एल नहीं आएगा इसके अंदर, यस, सुनामी जो है ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर अंडर ओशन। जी, ये बात आपने याद रखनी है कि जब अंडर वाटर डिस्टर्बेंसेस होती हैं, उस डिस्टर्बेंस से क्या होता है कि जो अंडर ओशन वाटर होता है या ओशन के जो अंदर वाटर होता है वो डिस्प्लेस होता है। उसकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये सुनामी की वेव्स जो हैं वो क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और ये ओशन में ट्रैवल करती हैं और इसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे ही ये शोर यानी कोस्टल एरिया के पास पहुंचती हैं तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उस हाइट की वजह से ये मैसिव फ्लडिंग जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा साथ साथ डैमेज टू द कोस्टल एरियाज़, मतलब जो कोस्टल एरिया जो नज़दीक एरियाज़ होते हैं उनको क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। इनके कुछ कॉजेज़ हैं, हम कॉजेज़ डिस्कस कर लेते हैं कि सुनामी जो है वो किन किन वजह से जो है वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। ओके, नंबर 1 दैट इज़ अंडर वाटर अर्थक्वेक। जी, ये जो जल्जला आता है समुंदर के अंदर या ओशन के अंदर, उस वजह से वाटर जो है वो डिस्प्लेस होता है, तो ये सुनामी वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। नंबर 2 अंडर वाटर एक्सप्लोजन। जी,
ज़मीन के अंदर एक्सप्लोजन से बेहतर आप लिख लें वोल्केनिक eruption, वोल्केनिक eruption। क्योंकि वोल्केनिक eruption होगी तो एक एक्सप्लोजन प्रोड्यूस होगा, वो एक्सप्लोजन जो है वो वाटर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, जिसकी वजह से ये सुनामी वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी। ओके, नंबर 3, लैंड स्लाइडिंग अंडर वाटर। जी, वाटर के अंदर जो लैंड स्लाइडिंग हो रही है उसकी वजह से प्रोड्यूस हो सकती हैं। इस तरह से नंबर 4, मूवमेंट ऑफ रॉक्स एंड सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट क्या होता है? आपने देखा है कि अक्सर ओशन के जो बेड्स होते हैं, मतलब जो डेप्थ होती है ओशन की, वहाँ पे कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो कि हार्ड नहीं होता। जैसे कि रॉक्स जो हैं वो एक हार्ड मटेरियल होता है, उसकी मूवमेंट की वजह से भी वाटर डिस्प्लेस हो सकता है। लेकिन सेडिमेंट्स जो होते हैं दैट इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, दैट इज़ अ काइंड ऑफ लूज मटेरियल जो कि सी बेड के अंदर मौजूद होता है। उसकी मूवमेंट की वजह से भी जो वाटर है वो डिस्प्लेस होता है, और डिस्प्लेसमेंट की वजह से सुनामी वेव्स जो है वो क्या हो सकती हैं, प्रोड्यूस हो सकती हैं। ओके, नंबर 5, ड्यू टू मेटियोर। यस, मेटियोर मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मेटियोर जो बेसिकली है वो स्ट्रीक ऑफ लाइट होती है, मतलब एक रोशनी होती है जो आपको आसमान में नज़र आती है, जिसको सम टाइम्स आप शूटिंग स्टार भी कहते हैं, वो मेटियोर होती है। तो मेटियोर बेसिकली कोई भी ऐसा पार्टिकल या कोई भी स्पेस डेब्रिज, यानी स्पेस में कोई ऐसी चीज़ घूम फिर रही है जो कि किसी चीज़ का लेफ्ट आउट है, किसी चीज़ से टूट के वो मूव कर रही है, तो वो जब हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर होती है तो हमारा एटमॉस्फेयर ड्यू टू एयर फ्रिक्शन को क्या कर देता है, बर्न कर देता है। तो वो जो आपको एक लाइट नज़र आती है उसे हम क्या कहते हैं, मेटियोर कहते हैं। तो उसके जो रेजिडुअल पार्टिकल्स होते हैं, जो रेजिडुअल फ्रेगमेंट्स होते हैं, जब वो आके किसी ओशन में स्ट्राइक करते हैं तो उसकी वजह से भी वाटर डिस्प्लेस हो सकता है, और उसकी वजह से भी मैसिव जो सुनामी वेव्स हैं वो जनरेट हो सकती हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे पास सुनामी है, एंड इसके साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं स्पीड ऑफ सुनामी वेव्स रेंजेस फ्रॉम, इनकी रेंज होती है फ्रॉम 500 टू 800 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, और डीप वाटर में ओशन वेव्स जो हैं या ये सुनामी वेव्स जो हैं इनको इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ये आपको नॉर्मल वेव्स लग रही होती हैं। लेकिन जैसे ये शोर के पास आके, यानी कोस्टल एरिया के पास आके स्ट्राइक करती हैं तो इनकी स्पीड कम हो जाती है और इनकी हाइट जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से ये कोस्टल एरिया पे बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन जो है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास आर्टिकल था जिसमें हमने देखा कि सुनामी क्या होता है, जिसमें सिंपल सी डेफिनेशन आ सकती है और हमसे कॉजेज़ पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हमसे स्पीड पूछी जा सकती है, जो कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। तो आई होप सो कि आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें कि हमने अभी तक जो है वो क्या पढ़ा है। हमने वेव साइकिल को देखा है, आज टाइम पीरियड को देखा है, फ्रीक्वेंसी को देखा है, वेव स्पीड को देखा है। फिर हमने क्या किया है, हमने इनको वन बाय वन जो है वो क्या किया है, डिफ़ाइन किया है, जिसमें वेव साइकिल आ गया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ गई, टाइम पीरियड आ गया, स्पीड ऑफ वेव, और मैंने आपको बताया था कि ये जो हमने एंड पे रिलेशन निकाला है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, इसमें एक चीज़ इंक्लूड कर लें कि जैसे मैंने आपको बताया कि v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, ये इक्वेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट है जो कि किसी भी स्पीड से मूव कर रहा है और वो स्पीड ऑफ लाइट से कम है। अगर हमारे पास वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी तो फिर उसके लिए हम इस v को रिप्लेस कर देते हैं c के साथ, और हमारी इक्वेशन बन जाएगी c इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब ये जो आप कह लें कि ये जो हम यूज़ करेंगे ये मैकेनिकल वेव्स के लिए यूज़ करेंगे, मैकेनिकल वेव्स के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे,
और नीचे वाला फार्मूला जो है ये हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स के लिए यूज़ करेंगे। बस सिंपल हम v को क्या करेंगे c के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ये डिफरेंस जो है वो आपने याद रखना है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया। अगर आपकी क्यूरीज हैं तो आप रियल टाइम क्लास में भी पूछ सकते हैं और आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको फ़ौरन जो है वो जवाब मिल जाए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।